हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रेडॉक्स विभव के बारे में, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। अभी रेडॉक्स विभव क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो आपको रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में बता देता हूं कि देखो, आपको पता है रेडॉक्स शब्द का मतलब क्या होता है कि बे अभिक्रिया या बे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेडॉक्स विभव की बात हो रही है, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात हो रही है। तो यहाँ पर रेडॉक्स विभव क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। तो देखो, सपोज करो, माना कि कोई मेटल है, ठीक है ना, कोई मेटल है और मेटल की कोई प्लेट है, ठीक है ना, कोई मेटल और माना कि उसकी कोई प्लेट है। उस मेटल की प्लेट को अगर उसके आयन के विलयन में हम डुबो दें तो यहां पर एक निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आप लोगों को पता है कि मेटल को, उसकी मेटल की प्लेट को अगर उसके आयन के विलयन में डुबो रहे हो तो आपको पता है उस कंडीशन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों स्टेप साथ साथ होंगे। अर्थात वो अभिक्रिया जो आप लोगों की होगी वो कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं यहां पर उस रिएक्शन को आप लोगों के लिए शो कर देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि माना कि कोई भी मेटल है, चाहे वो आपकी प्लेटिनम की हो, चाहे वो जिंक की हो, कॉपर की हो, कोई भी मेटल हुई, ठीक है ना, उसकी कोई प्लेट है और उसकी उस प्लेट को उसके आयन के विलयन में डुबो दें हम, ठीक है ना। तो डुबोने के बाद एक निम्न प्रकार की अभिक्रिया यहां पर संपन्न होती है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों स्टेप साथ साथ होंगे। अब आपके एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्टेप अगर साथ साथ हो रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाले भी जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाते हैं। आपको पता है ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और अपचयन वाला होता है, जो रिडक्शन वाला स्टेप होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए पहले दूसरे लेक्चर में सारी चीजें समझा दी थी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को निकलना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना है। सारी चीजें आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने कोई भी मेटल की प्लेट ली है, मेटल की प्लेट को उसके आयन के विलयन में डुबो दिया, ठीक है ना। तो उसको डुबोने के बाद यहां पर एक निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मैं आप लोगों के लिए उस रिएक्शन को लिख देता हूं, ठीक है ना। तो बोर्ड पर देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों की ये कोई भी XYZ मेटल है, ठीक है ना, ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। इसमें दोनों स्टेप हो रहे हैं। ये स्टेप कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, और ये वाला स्टेप कौन सा होता है, रिडक्शन मतलब अपचयन। ये तो कौन सा हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, और ये कौन सा हो रहा है, रिडक्शन। तो आपको पता वहां पर जाके अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल के ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, आयन फॉर्म में, और ये हो गई आप लोगों की एक्वस स्टेट हो। और एन इलेक्ट्रॉन मतलब वो कितने भी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकती है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इधर देखिए, अब आप लोग इधर देखिए, आप लोग मैंने क्या बात बोली आप लोगों के लिए कि माना कि मैंने कोई भी मेटल लिया, ठीक है ना, मेटल की कोई भी प्लेट ले ली, ठीक है ना। उस प्लेट को मैंने किसके अंदर, उसके आयन के विलयन में डुबो दिया। जैसे ही उसके आयन के विलयन में मैं डुबूंगा तो आपको पता है ये मेटल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात ये प्लेट वहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगी तो ये किस फॉर्म में आएगी, आयन फॉर्म में। तो आयन फॉर्म में आने की वजह से इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो गया। इन दोनों के बीच में साम्य मतलब इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। किसके बीच में, मेटल, ये तो कौन हो गए, मेटल की प्लेट हो गई और ये उसकी आयन फॉर्म हो गई, ठीक है ना। दोनों के बीच में साम्य स्थापित होने की वजह से कुछ विभव पोटेंशियल स्थापित हो जाता है। उस पोटेंशियल स्थापित होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रोड बन जाती है, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेना, मैंने कोई भी मेटल की प्लेट ली, ठीक है ना, उस मेटल की प्लेट को उसके आयन के विलयन में डुबो दिया। जैसे मैंने वहां पर उसको डुबोया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के वो किस फॉर्म में आ गई, आयन फॉर्म में। और ये एन का मतलब समझे, सपोज करो एन की जगह पर आप लोगों की 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो यहां पर 1 लिख देना, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो यहां पर 2 लिख देना, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो वहां पर 3 लिख देना, ठीक है ना। और उस पर चार्ज लिख देना, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो यहां पर +2 चार्ज आ जाएगा। आगे ना एन का मतलब क्या है, अगर उसने +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो यहां पर 2 चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 3 चार्ज आ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, मेटल की प्लेट को उसके आयन के विलयन में डुबोते ही वो किस फॉर्म में आ गई, आयन फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विभव स्थापित हो गया और ये एक इलेक्ट्रोड बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड होते हैं, जो एकल इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके विभव को हम प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। भाई सिंगल इलेक्ट्रोड होते हैं, जो एकल इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके विभव को हम प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर एक हम सेल बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल की
विभव को तो हम ज्ञात कर सकते हैं भाई, सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव को तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हम सेल के विभव को तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर एक सेल बनाऊंगा, ठीक है ना, उस सेल से हम विभव को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल का विभव हम निकाल सकते हैं, सेल का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या, उसकी इंग्लिश लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका सेल बनाएंगे, ध्यान में रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर एक सेल बना रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर हम एक क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SHE, मानक मतलब स्टैंडर्ड, SHE हो गए ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, SHE। अब इधर देखिए आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से बता देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसको लेकर हम किसी के साथ सेल बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि जो एकल इलेक्ट्रोड होते हैं उनके विभव को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। जो सिंगल इलेक्ट्रोड होते हैं, एकल इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके विभव को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल मेथड से। तो हम हाइड्रोजन को लेकर मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर एक सेल बना रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, SHE। मानक का मतलब ये होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन हमको पहले से ही पता होती है, और बिल्कुल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग पढ़ के आ गए कि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी के साथ अगर हम हाइड्रोजन को जोड़कर सेल बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, अगर किसी के भी साथ हम हाइड्रोजन को जोड़कर सेल बनाते हैं तो आप लोगों को पता कि हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब जिसको आप जोड़ रहे हो ना, उसका जो पोटेंशियल आएगा वही उस सेल का सेल विभव का मान होगा। जैसे कि सपोज करो मैं इस हाइड्रोजन को लेकर और सेल बना देता हूं, हाइड्रोजन को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, Zn के साथ जोड़ दिया, और Zn की वैल्यू आपको पता -0.76 होती है। Zn की वैल्यू कितनी होती है, -0.76 होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिंक की वैल्यू क्या होती है, -0.76 होती है। तो जो वो सेल का विभव आएगा ना, सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, -0.76, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो कॉमन सी बात है इसका विभव और जो Zn जोड़ा है आप लोगों ने, तो उस पूरे सेल का विभव कितना आएगा, -0.76, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0.00। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि जो एकल इलेक्ट्रोड होते हैं ना, जो सिंगल इलेक्ट्रोड, उनके विभव को, उनके पोटेंशियल को हम प्रायोगिक विधि द्वारा या प्रैक्टिकल मेथड द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है कि कितनी होती है, 0.0 जो होती है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसको लेकर हम एक सेल बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये चीज तो पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब इस हाइड्रोजन को हम किसी मेटल के साथ जोड़ते हैं, जैसे सपोज करो इस हाइड्रोजन को मैंने Zn के साथ जोड़कर सेल बना दिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन को Zn के साथ जोड़कर सेल बना दिया, तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और आपने Zn के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, -0.76, क्योंकि आपको पता है Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो कॉमन सी बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो जो वो सेल का विभव होगा ना, वो सेल का विभव और इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, बराबर होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। लेकिन अगर इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसके साथ जोड़ दें, कॉपर के साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ के अगर हम सेल बनाए, तो आप लोगों को पता है कि कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0.34, तो सेल का विभव भी क्या होगा, 0.34, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। हाइड्रोजन को अगर Zn के साथ मिलाकर अगर आप सेल बनाओगे तो उस सेल का विभव कितना होगा, -0.76, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 होती है, तो कॉमन सी बात है किसकी वैल्यू ज्ञात होगी, Zn के लिए होगी -0.76, ठीक है ना। तो पूरे सेल का जो विभव होगा वो कितना होगा, -0.76। लेकिन इसी हाइड्रोजन को अगर मैं कॉपर के साथ जोड़ दूं, तो आप लोगों को पता है कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, +0.34, तो उस सेल का विभव, उस सेल का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0.34।
क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, पूरे सेल का विभव किसकी वजह से आएगा, कॉपर की वजह से आएगा। ठीक है ना, कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0.34। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि आप लोगों को पता है कि ये बीच में मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया। हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को पता है कि जेड होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे ही कौन आता है, कॉपर, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक बार तो मैंने Zn के साथ मिलाकर सेल बनाया है और हाइड्रोजन का एक बार मैंने कॉपर के साथ मिलाकर सेल बनाया है। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन के कंपेयर में Zn के इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर क्या होती है, ज्यादा। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी वैल्यू किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। वो सब कौन होते हैं, अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, अगर Zn हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो कॉमन सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, Zn निकालेगा। Zn क्यों निकालेगा, क्योंकि Zn की जो अपचायक क्षमता होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है, वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है हाइड्रोजन से ज्यादा, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। लेकिन बात जब कंपैरिजन हम किससे करते हैं, कॉपर के साथ करते हैं, किसकी, हाइड्रोजन की। तो आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनकी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में। और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है वो कौन होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को पहले निकालेगा कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है वो तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों की कंपेरिजन होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन को कौन निकालेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। एक बार फिर सुन लेना भैया, हाइड्रोजन से ऊपर कौन आ रहा है, Zn। तो Zn के इलेक्ट्रॉन त्यागने की पावर हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। लेकिन हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, कॉपर। तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ गई। और वैसे भी आपको पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है और अपचायक गुण घटता है। ये आप लोगों को बता दिया। या नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण घटता है। ये सारी चीजों को डिस्कशन मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि हाइड्रोजन का एक बार तो सेल मैंने किसके साथ बनाया था, Zn के साथ, और एक बार मैंने किसके साथ बनाया था, कॉपर के साथ। अब की बार मैं एक काम करता हूं कि Zn और कॉपर का मिलाकर सेल बनाते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं, आप लोगों ने 12th क्लास में खूब पढ़ा है कि Zn और कॉपर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर जिस सेल का निर्माण करते हैं वो आपका कौन सा सेल होता है, डैनियल सेल होता है। खूब पढ़ा है आप लोगों ने 12th क्लास में कि Zn और कॉपर दोनों की छड़ या दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर कौन से सेल का निर्माण करते हैं, डैनियल सेल का निर्माण करते हैं, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। डैनियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं कौन कौन, Zn और कॉपर, जो आपका कौन होता है, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो एक काम करता हूं, इन दोनों के लिए मैं यहां पर इसको मिटा के और इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, Zn और कॉपर के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करता हूं, इस पूरे को तो मैं मिटा देता हूं और बात किसी करते हैं Zn की और कॉपर की। ठीक है ना, तो देख लो आप इधर की तरफ। देखो इधर देखिए आप लोग, देखो एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि अब की बार पहले तो मैंने हाइड्रोजन को कॉपर के साथ, पहले तो मैंने हाइड्रोजन को Zn के साथ मिलाकर एक सेल बनाया था। ठीक है ना, तो जो सेल का विभव आ रहा था, सेल का पोटेंशियल आ रहा था, वो किसकी वजह से आ रहा था, Zn की वजह से। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर उसी हाइड्रोजन को मिलाकर, मतलब हाइड्रोजन को मैंने किसके साथ ऐड कर दिया, कॉपर के साथ ऐड कर दिया। तो कॉपर के साथ ऐड करने पर जो सेल का विभव आ रहा, सेल का पोटेंशियल आ रहा था, वो कितना आ रहा था, प्लस 0.34, जो किसकी वजह से आ रहा था, कॉपर की वजह से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के लिए तो ई नॉट की वैल्यू 0 होती है। तो कॉमन सी बात है, जो सेल विभव, सेल पोटेंशियल आ रहा था, वो किसकी वजह से आ रहा था, कॉपर की वजह से। ठीक है, ये बात तो हमारी किससे हो गई, हाइड्रोजन और जिंक की, और हाइड्रोजन की और कॉपर की। अब की बार हम लोगों ने क्या किया है कि जिंक का और कॉपर का, मतलब जिंक और कॉपर दोनों को मिलाकर हम सेल बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को पता है कि जो सेल का विभव आएगा, सेल का पोटेंशियल आएगा, वो दोनों की वजह से आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू होती है।
उसके लिए Zn के लिए तो वैल्यू क्या होती है माइनस 0.76 और कॉपर के लिए वैल्यू कितनी होती है प्लस 0.34। जो सेल का विभव आएगा, जो सेल का पोटेंशियल आएगा, वो दोनों की वजह से आएगा, Zn की वजह से और कॉपर की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है दोनों के लिए E0 की वैल्यू होती है, एक के लिए नेगेटिव में होती है और एक के लिए पॉजिटिव में होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जानते हो कि Zn और कॉपर को मिलाकर हम जिस सेल का निर्माण करते हैं वो सेल हमारा कौन सा होता है, डेनियल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। वहां पर आप लोग पढ़ते थे कि भाई Zn किसकी तरह काम करता था, एनोड की तरह। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था, ये चीज रट्टा मार मार कर चीजें क्लियर की थी। आज इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है ना। Zn किसकी तरह काम करता था, एनोड की तरह, और ये कॉपर किसकी तरह काम करता था, कैथोड की तरह। आज इस चीज का रीजन देता हूं यार। कभी भी आप लोगों ने इस चीज का फोकस किया है कि Zn होता है वो एनोड की तरह काम क्यों करता है, और जो आपका Cu होता है वो कैथोड की तरह काम क्यों करता है? ये चीज कभी आप लोगों ने 12th क्लास में फोकस करके कभी पढ़ी नहीं पढ़ी ना। आज इस चीज का मैं आप लोगों के लिए रीजन दूंगा, आज इस चीज का मैं आप लोगों के लिए जवाब दूंगा कि जो Zn होता है वो एनोड की तरह काम क्यों करता है और जो Cu होता है वो कैथोड की तरह काम क्यों करता है। तो सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, कि जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी कंपैरिजन में बोल रहा हूं मैं, दोनों कंपैरिजन हो रही है Zn की और कॉपर की, जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है आपको होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं वो कौन होते हैं, कैथोड। तो मुझे एक बात बताओ यार, Zn और कॉपर के अंदर किसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है? भैया कॉपर की ज्यादा होती है। और मैंने क्या बात बोली है कि जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है वो कैथोड की तरह काम करता है, और जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो इन दोनों की कंपैरिजन में जब करते हो दोनों की, तो आप लोगों को पता है ये तो कौन होता है, अपचायक, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और ये कौन होता है, ऑक्सीकारक, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर सुन लेना भैया ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि Zn एनोड की तरह काम करता है। क्वेश्चन ये है कि Zn एनोड की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि Zn कौन होता है, अपचायक होता है, क्योंकि Zn की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस 0.76, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, प्लस 0.34। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, प्लस 0.34। और आप लोगों के लिए कल के लेक्चर में बता दी कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वो कौन होता है, अपचायक, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है वो कौन होता है, ऑक्सीकारक। तो आपको पता है कि Zn कौन हुआ, अपचायक हुआ, और जो अपचायक होते हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। तभी तो कल के एक लेक्चर में आप लोगों के लिए बताया कि Zn का क्या होता था, ऑक्सीडेशन। क्यों होता था Zn का ऑक्सीडेशन? क्योंकि Zn कौन होता है, अपचायक होता है, और जो अपचायक होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हम जानते हैं अपचायक और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, समानुपाती। तभी तो आप लिखते थे कभी Zn का हमने क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। एनोड की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि ये कौन हो गया आप लोगों का अपचायक। और Cu के बारे में क्या बोलते हैं, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या होता था, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन होता था, और ये किसमें कन्वर्ट होता था, Cu में। और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। कैथोड की तरह काम इसलिए करेगा क्योंकि ये कौन है आप लोगों का, ऑक्सीकारक। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। एक बार फिर से स्टेटमेंट बोल दूं कि जो आप लोगों का अपचायक होगा वो तो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, ठीक है ना। और जो आपका ऑक्सीकारक होगा वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। और अपचायक और ऑक्सीकारक का पता कैसे लगाओगे, ये आप लोगों के लिए बताई रखिए कि अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो कॉमन सी बात है वो अपचायक होगा, और किसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में दे रखी है तो कॉमन सी बात है वो कौन होगा, ऑक्सीकारक होगा। लेकिन दो पॉजिटिव दो नेगेटिव की कंपेरिजन कर दी तो आप लोग पता है, इसका भी डिस्कशन मैंने कल के लेक्चर में कर दिया था। मैंने क्या बात बोली थी कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव की अगर कंपेरिजन कर रहे हो, जैसे दो नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हो तो कॉमन सी बात है जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो कौन होगा आप लोगों का, अपचायक। जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में वो उसके कंपेयर में ऑक्सीकारक होगा। या फिर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में दे दी और दोनों में कंपैरिजन करवा दी तो जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में वो आपका ज्यादा ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में उसके कंपेयर में वो उसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक होगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा रखी है। 3 केस है, ध्यान में रखने, इसमें 3 केस बनाए कि पहला केस क्या है कि पहले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। क्यों कि अगर वैल्यू नेगेटिव में हुई तो वो अपचायक हुआ, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में हुई तो वो ऑक्सीकारक हुआ, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा केस कौन सा है कि अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव में और कोई पूछे इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए, तो जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो ज्यादा अपचायक होगा, जो वैल्यू कम नेगेटिव में वो उसके कंपेयर में ऑक्सीकारक होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है।
तीसरा केस कौन सा है, क्या दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो ज्यादा ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी वो उसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो तीनों केसों को दिमाग में डालकर रखना, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना? ठीक है ना? एक बार फिर बता देता हूं, जेडएन और कॉपर दोनों इलेक्ट्रोड मिलाकर, जेडएन और कॉपर दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर कौन से सेल का निर्माण करते हैं, डैनियल सेल का निर्माण करते हैं, गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना? जेडएन किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। क्यों करता है एनोड की तरह? क्योंकि ये अपचायक होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू किसमें आती है, नेगेटिव में। जो आपका कॉपर होता है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह, क्योंकि ये कौन होता है, ऑक्सीकारक, क्योंकि उसकी वैल्यू किसमें आती है, पॉजिटिव में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? और आप लोग जानते हो कि डैनियल सेल को जब बनाते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं कि भाई ये जो आप लोगों का कैथोड होता है उसको हम कहां पर लिखते हैं, राइट पर, और जो आपका एनोड होता है उसको हम कहां पर लिखते हैं, लेफ्ट पर। खूब जानते हो आप लोग अच्छी तरीका से, तभी तो बोलते हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसका डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं। ठीक है ना? एक बार फिर सुने ना, जो कैथोड होता है ना, कैथोड को हमेशा हम लोग कहां पर लिखते हैं, राइट हैंड पर, और जो आप लोगों का एनोड होता है ना, इसको हम लोग कहां पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड की ओर। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? ये डैनियल सेल के बनाने के नियम होते हैं कि भाई डैनियल सेल को हम इस तरीका से बनाते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई? तो एक काम करता हूं, यहां पर उस फॉर्मूले को लिखकर और इनकी वैल्यू को लिखकर फिर देखते हैं कि सेल विभव का मान कितना आता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? अरे यार कॉमन सी बात है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये दोनों वैल्यू आप लोगों की ऐड हो जाएंगी और सेल विभव का मान कितना आएगा, प्लस 1.1 वोल्ट। ठीक है ना? अर्थात दोनों को मिलाकर आपके सेल विभव का मान क्या होगा, प्लस 1.1 बी मतलब वोल्ट। इसका मतलब डैनियल सेल का जो सेल विभव होगा वो कितना होता है, प्लस 1.1 बी। ठीक है ना? वो अभी आ जाएगा। एक काम करता हूं, इसको मिटा के और उस फॉर्मूले को लिख के वैल्यू सेट कर देता हूं, तो देख लो आप लोग इसको भी। प्लस 1.1 बी कैसे आ रहा है वो देख लो आप लोग। कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखूंगा। जेडएन के लिए कितनी है, -0.76, और कॉपर के लिए कितनी है, प्लस 0.34। ये वैल्यू कहां से है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख लेना आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबके लिए दे रखी है, जेडएन के लिए दे रखी है, कॉपर के लिए दे रखी है। ठीक है ना? कल ही समझा दी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो फॉर्मूला है, ई नोड सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ई नोड सेल बराबर, आपको पता है कैथोड को कहां पर लिखते हैं, राइट पर लिखते हैं। कैथोड को कहां पर लिखते हैं, राइट पर, यहां पर। और एनोड को हम किस पर लिखते हैं, लेफ्ट पर। एनोड को हम किस पर लिखते हैं, लेफ्ट पर। तो वो ई नोड सेल दोनों के लिए वैल्यू रख दो। तो आपको बताए, पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर कॉपर को लिख देता हूं Cu+2+2। ये राइट पर तो कौन लिख रहे हैं, कॉपर लिख रहे हैं, और लेफ्ट पर हम किसको लिख रहे हैं, जिंक को लिख रहे हैं, Zn+2 प्लस ये ऑब्लिक Zn। ठीक है ना? अब ई नोड सेल Zn के लिए, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.34। ठीक है ना? बी मतलब वोल्ट। ठीक है ना? और आप लोगों को पता है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है ना? और Zn के लिए कितनी दे रखी है, -0.76 बी वोल्ट, 0.76 बी वोल्ट। अब आप लोगों को पता है ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्लस हो जाएगा। यहां पर तो पहले से प्लस है, क्योंकि आपको पता है कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34। ठीक है? और Zn के लिए वैल्यू कितनी है, -0.76। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आप लोगों की जुड़ जाएंगी। अगर दोनों वैल्यू आप लोगों की जुड़ जाएंगी तो जो सेल का विभव आएगा, जो सेल का पोटेंशियल आएगा, वो आएगा प्लस 1.1 बी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई? मतलब जो सेल का विभव होगा, जो सेल का पोटेंशियल होगा, वो कितना आएगा, प्लस 1.1 वोल्ट के अंदर। ठीक है ना? इधर देखिए आप लोग, जो सेल का विभव है, सेल का पोटेंशियल है, वो दोनों की वजह से आ रहा है, Zn और कॉपर की वजह से। इधर देखिए, एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो ई नोड सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप लोगों को पता है कैथोड पर किसको लिखेंगे, राइट वाले को, और एनोड पर हम किसको लिखेंगे, लेफ्ट वाले को। यहाँ पर राइट की तरह, राइट पर कौन काम कर रहा है, कॉपर, और लेफ्ट पर कौन काम कर रहा है, अपना Zn। ठीक है ना? यहाँ पर वैल्यू रख दी, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी होती है, प्लस 0.34। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.34, और इसके लिए Zn के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। तो आपको पता है ये तो वैल्यू है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, अर्थात दोनों वैल्यू आपकी ऐड हो जाएंगी।
ऐड हो जाएंगी तो जो सेल का पोटेंशियल होगा, वो सेल का विभव होगा, वो सेल का विभव कितना निकला, प्लस 1.1 वोल्ट के अंदर निकलेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। ये कौन से सेल का विभव है, ये आप लोगों का डैनियल सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल का गैल्वेनिक सेल का विभव है। ठीक है ना, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जो विभव आया वो किस कौन से सेल का आया है, गैल्वेनिक सेल का या डैनियल सेल का विभव आया है। बात आप लोग समझ में आ। अब इधर देखिए, ये तो हम लोगों ने लिख दिया। अब इनकी अर्ध सेल अभिक्रिया को लिख देता हूं, हाफ सेल रिएक्शन। किसकी अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होती है, तो कॉमन सी बात है, हाफ सेल रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि सिंगल इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन होती है, आपकी हाफ सेल रिएक्शन। जैसे कि जेडएन की रिएक्शन हो रही है तो वो जेडएन की छड़ पर हो जाएगी, कॉपर की रिएक्शन हो रही है तो वो कॉपर की छड़ पर हो जाएगी, और अगर दोनों को मिला दूं तो वो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, इधर देखिए, देखो आप लोगों को पता है यहाँ पर जेडएन किसकी तरह काम कर रहा है, सॉलिड स्टेट में किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और एक इसमें Zn+2 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये आपको पता है हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड पर हो रही है। कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रही है, Zn पर हो रही है। और अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होगी तो Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या होगा आप लोगों को पता है, अपचयन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो एक इस पर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। मतलब Zn का तो क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, और Cu का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, मतलब अपचयन हुआ है। अगर इन दोनों को मिलाकर मैं रिएक्शन लिखूं तो वो होगी कंप्लीट सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया। कैसे, इधर देखिए कि देखो Zn लिख दिया, इधर से मैंने क्या लिख दिया, Cu+2 लिख दिया, ये Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में। ठीक है ना, दोनों स्टेपों को कर दो, दोनों स्टेप को कर दो, Zn+2, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। ये आप लोगों की कंप्लीट सेल अभिक्रिया हो गई, अर्थात ये आप लोगों की नेट सेल अभिक्रिया हो गई। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि Zn इलेक्ट्रोड पर हो रही है। ये भी आपकी अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो रही है। और अगर इन दोनों को मिलाकर लिख दूं तो आपको पता है ये कंप्लीट सेल की रिएक्शन होती है, जिसको आप नेट सेल अभिक्रिया बोलते हो। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बस ये टॉपिक था आप लोगों का। ठीक है ना, ये कौन से सेल की बात हुई है, गैल्वेनिक सेल की, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल कौन सा सेल होता है, डैनियल सेल होता है। ठीक है ना, पढ़ते हो ना आप लोग कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल होता है वो कौन सा सेल होता है, डैनियल सेल। तो हमने कौन से सेल पर डिस्कशन किया है, गैल्वेनिक सेल बोल दो या फिर इसको डैनियल सेल बोल दो, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल कौन होता है, डैनियल सेल होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो हम अगले सेल पर डिस्कशन करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले तो पूरे को मिटा देता हूं, उसके बाद हम अगले सेल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, उस सेल में हम क्या लेंगे कि कॉपर के साथ में किसको ले लूंगा, Ag को ले लूंगा, सिल्वर को ले लूंगा। मतलब Zn को हटा दूंगा मैं यहां से, Zn को हटाने के बाद और Zn की जगह पे मैं किसको लूंगा, Ag को लूंगा, सिल्वर को लूंगा, चांदी को लूंगा। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या केमिस्ट्री बनती है, वो चीज हम लोगों को समझनी है। तो एक काम करता हूं, इसको मिटाता हूं और फिर डिस्कशन करते हैं अगले सेल पर। अब इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात। अभी जो हमने सेल का डिस्कशन किया था वो कौन से सेल का डिस्कशन किया था, डैनियल सेल का, जिसमें हमने किस किस को काम में लिया था, कॉपर को लिया था और किसको लिया था, Zn को लिया था। एक चीज मैं आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूं, देखो सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2। ठीक है ना, ये वैसे तो डीपली केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में दे रखी है, तो जब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब इनका डीपली अध्ययन करूंगा। अभी तो थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो होता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, तो जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं और जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, तो जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं ना उसका एक दूसरा नाम कौन होता है, गैल्वेनिक सेल। कभी मैं बोलता हूं ना गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, तो समझ जाना सर विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का एक दूसरा नाम कौन सा होता है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक सेल का एक दूसरा नाम कौन होता है, गैल्वेनिक सेल। और ये जो डैनियल सेल होता है ना, ये विद्युत रासायनिक सेल आपके जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना, ये जो डैनियल सेल होता है कौन से सेल का एग्जाम्पल होता है, विद्युत रासायनिक सेल का या गैल्वेनिक सेल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, तो इसलिए इन चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। कभी कोई पूछ ले कि डैनियल सेल किसका एग्जांपल होता है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, उसका एग्जांपल कौन होता है, डैनियल सेल। जो किस किस से मिलकर बनाया जाता है, एक तो किसके ऊपर, एक तो कौन, Zn और एक कॉपर। लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं दूसरा डैनियल सेल बना रहा हूं, दूसरे डैनियल सेल में मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं। कंडीशन क्या चेंज कर रहा हूं कि इसमें इस वाले डैनियल
सेल में तो हमने किसको लिया था, Zn को लिया था, और किसको लिया था, कॉपर को लिया था। अब की बार मैंने Zn को हटा दिया और Zn की जगह पे मैंने किसको ले लिया, Ag को ले लिया। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें आपका कॉपर ऊपर आता है और Ag नीचे आता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्या समझे, ठीक है ना, क्या समझ में बात आ गई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कॉपर ऊपर होता है और Ag नीचे होता है। तो कॉमन सी बात है यार, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में, लेकिन वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में किसकी है, वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में किसकी है, Ag की है, ठीक है ना, सिल्वर की ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में। इसका मतलब ये तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा और ये इसके कंपेयर में अपचायक की तरह काम करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जो अभी स्टेटमेंट बोल रहा था मैं आप लोगों से कि वैल्यू दोनों की ही पॉजिटिव में होती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होती है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होने की वजह से ये तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा, इसके सामने अपचायक की तरह काम करेगा। तो कॉमन सी बात है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा। अरे भाई, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तभी तो ऑक्सीकारक हुआ और ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा तभी तो अपचायक हुआ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप लोगों के एक बार फिर समझ लेना भैया, दोनों की वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में किसकी आ रही है, Ag की, ठीक है ना। तो ज्यादा वैल्यू उसकी पॉजिटिव में आने की वजह से ये ज्यादा ऑक्सीकारक होगा और ये कॉपर इसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक हो। तो कॉमन सी बात है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों को अगर ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, तो ये अगर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और ये अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। क्योंकि अभी क्या बात बोली थी कि जो एनोड होंगे वो कौन होंगे, अपचायक, ठीक है ना, मतलब जो अपचायक होंगे वो कौन होंगे, एनोड, और जो ऑक्सीकारक होंगे वो कौन होंगे, आप लोगों के कैथोड, ठीक है ना। तो ये तो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। एनोड की तरह काम करने की वजह से इसको लेफ्ट पर रखेंगे और कैथोड की तरह काम करने की वजह से इसको कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट की ओर। मेरी सॉरी, एनोड की वजह ये एनोड की तरह काम कर रहा है इसलिए इसको कहां पर लिखेंगे हम, लेफ्ट पर, और ये कैथोड की तरह काम करता है इसलिए इसको हम कहां पर रखेंगे, राइट की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, देखो इसकी तरफ, बोर्ड की तरफ आप लोग यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है ना। तो आपको बताए कि जो राइट पे कौन को लिख रहे हैं हम, कैथोड को, राइट पे हम किसको लिख रहे हैं, कैथोड को, या ऐसा भी लिख देता हूं ई नॉट सेल कैथोड और यहां पर लिख देता हूं ई नॉट एनोड। अब आप लोगों को पता है कि कैथोड की तरह काम तो कौन कर रहा है, Ag, और एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, कॉपर। तो यहां पर लिख देता हूं ई नॉट सेल बराबर, ठीक है ना, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट Ag प्लस Ag, यहां पर लिख दिया ई नॉट Cu प्लस 2 Cu, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं, ई नॉट सेल बराबर Ag के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लेना आप लोग, विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना 0.80 किसके लिए दे रखी है, आप लोगों के लिए Ag के लिए दे रखी है, और कॉपर का तो आपको पता ही है, कॉपर के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, प्लस 0.34 B मतलब वोल्ट। चलो ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहां पर इसके ई नॉट की जो वैल्यू आएगी, ई नॉट की जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 0.46 B, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 0.46 B मतलब वोल्ट के अंदर। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी आप लोगों से क्या बोली है, ई नॉट सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना। राइट पर आपको पता है किसको लिखते हैं, कैथोड पर, और लेफ्ट पर हम किसको लिखते हैं, एनोड पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी डेनियल सेल को बनाते हैं तो ये इसके अंदर रूल होता है कि जो राइट वाले को हम कौन लिखते हैं, कैथोड, और लेफ्ट वाले को हम किसको लिखते हैं, एनोड। तो आपको तो यहाँ पर कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है, Ag कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि Ag यहाँ पर कौन है, ऑक्सीकारक, और आप लोगों को पता है एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, कॉपर, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर है वो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह काम कर रहा है। अब देखो आप लोगों को पता है कि Ag के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है,
है, Ag के लिए वैल्यू दे रखी है प्लस 0.80 बी वोल्ट के अंदर, और कॉपर के लिए तो आपको पता ही है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है ना, प्लस 0.34 वोल्ट दे रखी है। अब आप लोगों को पता है कि ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में किसकी आ रही है, Ag की ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है ना, Ag की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में, तो कॉमन सी बात है ये ऑक्सीकारक होगा, और ये कॉपर इसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम पॉजिटिव है। ये चीज मैंने आपको पहले से बता रखी है, ठीक है ना। तो कैथोड की तरह काम तो यहां पर कौन कर रहा है, Ag, क्योंकि Ag ऑक्सीकारक है, और एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, कॉपर, क्योंकि कॉपर अपचायक है, ठीक है ना। Ag के लिए वैल्यू प्लस 0.80 दे रखी है, और कॉपर के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 0.34 दे रखी है। अब आपको तो माइनस प्लस बराबर क्या होगा, माइनस होगा, मतलब वैल्यू आप लोगों को घट जाएगी, तो आपके जो ई नॉट सेल का मान आएगा, या जो सेल विभव का मान आएगा, या मानक अपचयन विभव का मान आएगा, वो कितना आएगा आपका, ई नॉट सेल बराबर प्लस 0.40 वोल्ट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इस तरीका से किसी भी सेल का हम विभव को ज्ञात करते हैं, सेल विभव को ज्ञात करते हैं, सेल पोटेंशियल को ज्ञात करते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये इनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। भैया एक बार फिर सुन लेना ध्यान से, एक एक चीज को समझ समझ के करो, किसी भी चीज में रट्टा तो मारना ही नहीं है, और रट्टा मारने की जरूरत ही कहां पर आई यार। जो चीज आप लोगों की 11th और 12th क्लास में कमजोर रही है, वो टेंशन मत करो, जहां जहां पर 11th 12th की चीजें आएंगी वहां पर इतनी सॉलिड कर दूंगा, अगर तुम खुद ये सोचोगे यार इन चीजों को हम 11th 12th में क्या पढ़ते थे, और यहां पर जाके हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो भैया यही तो एक अंतर होता है स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर में। कहीं ना कहीं तो उनकी कुछ चीज अच्छी होती है कॉलेज लेक्चररों की, कि वो कॉलेज लेवल पर काम करते हैं और वो स्कूल लेवल पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी बिल्कुल टेंशन मत करो, जहां जहां पर 11th 12th की चीजें आएंगी वहां पर सारी चीजों को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मेरी तरफ से तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को 11th 12th की कुछ नहीं आती, ठीक है ना। अगर मैं ये मान के चलूंगा तभी जाकर आप लोगों की सारी चीज समझ में आएंगी। अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार ये भी स्टूडेंटों को आती होगी, ये भी स्टूडेंटों को आती होगी, ये भी स्टूडेंटों को आती होगी, तो फिर मेरी जरूरत ही क्या हुई। अगर सभी चीजें अगर स्टूडेंटों को आती है तो फिर मेरी जरूरत ही क्या हुई, आगे बात समझ में। इसलिए आप इस चीज की तो बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जहां जहां पर 11th 12th की चीजें आएंगी बिल्कुल आप लोगों के लिए खोल खोल के एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं तुम लोगों में से जो मेरे से 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, और बीएससी भी में पढ़े। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े और सेकंड ईयर में भी है, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट 11th से हैं तो जो मेरे से 11th 12th क्लास में पढ़ लिए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो 11th 12th क्लास में भी मेरे से अच्छे से इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो, कुछ का ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं मेरे से, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं वो सेकंड ईयर में भी फिर यहीं पर रहेंगे, फाइनल ईयर के अंदर भी यहीं पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी की सब्जेक्ट में आते हैं तो सिर्फ ओनली मेरी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कभी भी देख लो मैं 5 साल से बीएससी एमएससी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 5 साल से केमिस्ट्री को नंबर 1 पे बना रखा है कंपेयर टू और सब्जेक्ट के। किसी भी चाहे वो मैथ वाला, फिजिक्स वाला, बॉटनी, जूलॉजी, सारे के सारे फ्लॉप, जब भी कभी रिजल्ट आता तो केमिस्ट्री का हमेशा रिकॉर्ड या केमिस्ट्री के नंबर हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। अब उसमें सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अपनी क्लासों को देखो, आप लोग कितनी डीपली जा जाकर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अपने नोट्सों की पावर देखो, क्योंकि नोट्सों की पावर ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। आगे बात समझिए, नोट्सों का इस तरीका से अरेंजमेंट करके रखा है मैंने, इस तरीका से लिखवा रखा है कि नोट्सों को देखो कितने पतले से नोट्स हैं, और उस पतले से नोट्सों में से ही आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। अब बताओ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरा वो पतले से नोट्सों में पूरा तो मैटर लिखवा रखा है, ठीक है ना, पूरा मैटर लिखवा रखा, पूरा मैटर वहीं से आता है। और ये चीज तो आप देखते जा रहे हो, कैसे देखते जा रहे हो, लास्ट ईयर के मैंने आप लोगों के लिए पेपर डाल रखे हैं, तो लास्ट ईयर के पेपर को देखो, एक भी वर्ड, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो अपने नोट्सों से बाहर जा रहा होगा। पूरे का पूरा मैटर अपने नोट्सों से आ रहा है, और नोट्स देखो पतले से नोट्स, तो सारी क्वालिटी है। एग्जामिनर इन्हीं चीजों से तो इंप्रेस होता है, तभी तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। मेरी बात समझ गए ना, आ गई आप लोगों में कि मेरे नोट्स नंबर 1 पे चलते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं कंपेयर टू मैथ, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैथ और फिजिक्स के कंपेयर में तो कम से कम 25-30 नंबर का फासला कर देता हूं कि मैथ और फिजिक्स में जहां पर बच्चे के नंबर 100 आते हैं ना, मैथ फिजिक्स में 90 आ रहे हैं, मैथ में 100 आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं। केमिस्ट्री में उसी स्टूडेंट के देख लेना जो मेरे से पढ़ा हुआ है, कम से कम 120 से 125 नंबर आते हैं उसके। मतलब मैथ और फिजिक्स के कंपेयर में उसके 25 नंबर का फासला होता है केमिस्ट्री में। और ये है कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है ना उनके अंदर है, बाकी के तो कहीं पर जो स्टूडेंट केमिस्ट्री कहीं और इधर उधर करते हैं उनके 100 नंबर भी नहीं आते। देख लेना उनका रिजल्ट वो 90, 95, 100 के आसपास ही रह जाएंगे, ठीक है ना। और अपना रिजल्ट तो आप लोग देख लेना।
रिजल्ट आए जब देख लेना, अलग ही चमक रही होगी केमिस्ट्री के नंबर अलग ही दिख रहे होंगे कंपेयर टू और सब्जेक्ट के। तो यही तो क्वालिटी है यार आप लोगों की, ठीक है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं बोलता चलूँ ऐसे पढ़ते चलो, लास्ट में रिजल्ट तो ऐसा शानदार आएगा कि आपने हाथों में नंबरों को झेल नहीं पाओगे। आप बोलोगे खुद ही कि देखो सर और सब्जेक्टों के नंबर देखो और आपके नंबर बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। तो बस वही तो पावर है, वही तो क्वालिटी है यार, ठीक है ना। इसलिए जिस तरीका से मैं बोलता चलूँ इस तरीका से आप पढ़ते रहो सारी चीजों को, ठीक है। कोई चीज की प्रॉब्लम आती है, ये मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को अपना रिजल्ट नंबर 1 पर रखना है, ठीक है ना, और वो तो नंबर 1 पर ही रहेगा, ये चीज तो आप लोग भी जानते हो अच्छी तरीका से, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर हमने सेल बनाया था, यहां पर हमने डेनियल सेल बनाया है, ठीक है ना। डेनियल सेल किस किस के बीच में बनाया हमने, वो ना कॉपर के बीच में और एजी के बीच में। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर कॉपर की वैल्यू भी पॉजिटिव में और आपको पता है एजी की वैल्यू भी पॉजिटिव में, मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में, तो दोनों ही ऑक्सीकारक हुए क्योंकि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। लेकिन यहां पर कंपेरिजन हो रही है, कॉपर की और एजी दोनों की कंपेरिजन हो रही है, क्योंकि दोनों को मिलाकर हम डेनियल सेल बना रहे हैं। तो यहां पर एजी की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में दे रखी है +0.80 और कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है +0.34। तो कॉमन सी बात है, ये कौन होगा, ऑक्सीकारक होगा, और ये कौन होगा, इसके कंपेयर में अपचायक होगा, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का ऑक्सीकारक होगा और ये कौन होगा, अपचायक होगा। तो जो आपका ऑक्सीकारक होता है ना, वो जो आप लोगों का ऑक्सीकारक होता है ना, वो आपका किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह, और जो आप लोगों का अपचायक होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह, क्योंकि जो अपचायक होगा उसी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तभी तो हम बोलते हैं कि जो अपचायक होगा उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और वो कौन होता है, आप लोगों का एनोड। और जो आप लोगों का ऑक्सीकारक होता है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसका क्या होता है, अपचयन होता है। बिल्कुल सही बात है, जो ऑक्सीकारक होगा उसका अपचयन होगा और जो अपचायक होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। बस ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, सेल में वैल्यू रख दी, ई राइट लेफ्ट, राइट पे कौन, कैथोड, और लेफ्ट पर कौन, एनोड। कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, एजी, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, और एनोड पर कौन काम कर रहा है, कॉपर, क्योंकि ये अपचायक है। वैल्यू दोनों की रख दी। आपको पता है ये वैल्यू तो प्लस में ही है, ये माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, वैल्यू आप लोगों को घट जाएगी। तो आपको जो ई नोड सेल की, मतलब जो सेल विभव, सेल पोटेंशियल का जो मान आएगा, इस सेल विभव का या सिर्फ इस सेल पोटेंशियल का जो मान आएगा वो आएगा +0.46 वोल्ट, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गए। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, बाकी की ये सारी चीजें तो आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में बता दी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अपचायक होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो कौन होते हैं, ऑक्सीकारक। जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर शो करते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर रखते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को तो बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका रेडॉक्स विभव था, ये सीधा सिंपल सा रेडॉक्स और पोटेंशियल का आपका मान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो प्रबल अपचायक है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, बिल्कुल सही बात है। और जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, अपचायक। ये तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, अभी किसकी बात कर लेता हूं, इसकी आधे सेल अभिक्रिया को लिख देता हूं। तो देखो आप लोगों को पता है कि कॉपर यहाँ पर अपचायक की तरह काम कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है, बिल्कुल सही है। और ये आपको पता है ऑक्सीकारक होगा तो Ag+ और Ag+ और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये किसी में कन्वर्ट होगा, Ag में, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या होगा, रिडक्शन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि भाई इसका तो कौन होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, और इसका क्या होगा, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तो कौन होगा, कॉपर, और ये कौन होगा, Ag। अब आपके लिए एक बार बता रहा हूं कि ये यहाँ पर कौन है, अपचायक, अपचायक है, और इधर जाके ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि इसके कंपेयर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। और मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक चीज बता दी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह। तो एक बात बताओ, इस कॉपर, इस Cu की Cu+2 से कंपेरिजन करूं तो कॉमन सी बात है, ये तो कौन होगा, अपचायक होगा, और ये कौन होगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्यों होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, और कॉमन सी बात है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको तो कोई इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से उदासीन न्यूट्रल है, तो इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, तो नहीं लेगा। इसको तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और मांगने को ही तो ऑक्सीकारक बोल रहे हैं यार, इसलिए ये तो कौन होगा, अपचायक।
और ये इधर जाके क्या हो गया, ऑक्सीकारक। ये कौन है, ऑक्सीकारक। क्यों, क्योंकि इस पर +1 चार्ज है और इस पर एक भी चार्ज नहीं है, तो कॉमन सी बात है इन दोनों की जब कंपैरिजन होगी तो ये तो कौन होगा, ऑक्सीकारक, और ये कौन होगा, अपचायक। ये ऑक्सीकारक क्यों होगा, क्योंकि उस पर +1 चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग रहा है, किसी से ले रहा है, तो लेने को तो ऑक्सीकारक बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये कौन होगा आप लोगों का, ऑक्सीकारक, और उधर जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपचायक में। ये कॉन्सेप्ट होते हैं ऑक्सीकारक के और अपचायक के, ध्यान में रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, लेक्चर फर्स्ट में भी बोला था, पूरी यूनिट जब तक खत्म नहीं हो जाती एक ही चीज बोलूंगा कि केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि इससे इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री सबके अंदर चलता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, किसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, किसको अपचायक बोलते हैं, किसका कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए क्लियर करवाता चल रहा हूं। बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके रखना कि जो अपचायक होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और जो ऑक्सीकारक होगा वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। ध्यान में रखना इन बात सारी चीजों को, एक भी चीज को भूल मत जाना, ठीक है ना। बाकी की तो सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से समझाई दी। आगे बात समझे कि जो इधर ऑक्सीकारक होगा वो उधर क्या हो जाएगा, अपचायक, और जो इधर अपचायक होगा वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ये सारी चीजें आपको पहले दूसरे लेक्चर में बता दी थी, ठीक है भैया। तो रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल नाम का टॉपिक आप लोगों का खत्म होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है, लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाई दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि आपको पता है सारी वैल्यू कहां से आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ रही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आ रही है। अभी हमने जैसे एजी की वैल्यू रखी, कॉपर की वैल्यू रखी, वैल्यू कहां से आई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आई है। आप लोग देख लेना, एजी की वैल्यू वहां पर 0.80 दे रखी है और कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करते हैं अगले टॉपिक का। अपना ख्याल रखना।